नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बीजेपी से मुकाबला करने का गुरुमत, जिला अध्यक्षों को ताकत देने की तैयारी में कांग्रेस। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा जुमा पर देश के मुसलमानों से कही बड़ी बात। सौगात मोदी नहीं, यह है सौगात सत्ता, उद्धव ठाकरे का भाजपा पर वार। किसान नेता डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, 4 महीने से था जारी। दिल्ली में नाम वाली सियासत, मुस्तफाबाद का नाम बदलने की तैयारी, मोहन बिष्ट ने बताई क्या है वजह। लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर भड़के विजय सिन्हा, कहा जाति के जहर की लहर। नाव की तरह डोली ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 7.7 तीव्रता के तेज भूकंप से हिला म्यांमार, थाईलैंड में भी झटके। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेंस बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अमित शाह ने कहा कि भारत में कौन आता है और कितने दिनों के लिए आता है और कितने समय यहाँ रहता है, देश की सुरक्षा के लिए जानने का अधिकार है। शाह ने कहा है कि सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो पर्यटक के तौर पर या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यवसाय के लिए भारत आना चाहते हैं। देश के सामने एक ऐसा कड़वा सच आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बेनकाब किया है। कल पार्लियामेंट में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार पिछले कई वर्षों से जब केंद्र सरकार उनसे जमीन मांगती है बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग लगाने के लिए, ताकि बांग्लादेश से घुसपैठ ना हो, ना रोहिंग्या मुसलमान हो, ना अवैध घुसपैठ हो, तो 8 वर्षों से जमीन का हिस्सा बाड़ लगाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। इसका जवाब ममता बनर्जी जी को देना होगा कि भारत के हित में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए वो जमीन क्यों नहीं देती हैं। दूसरा, 24 परगना और ऐसे जिलों में आधार कार्ड नकली क्यों बनते हैं। देश के कोने कोने में जो अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचते हैं, उसको ममता बनर्जी जी की सरकार शरण देकर, नकली पहचान पत्र देकर देश के कोने कोने में पश्चिम बंगाल में बसाने का काम क्यों कर रही है। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि वो देश के साथ है या बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। जवाब देना ही पड़ेगा। देश की सत्ता से कांग्रेस 11 साल से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही है। सियासी चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस दोबारा से खड़े होने को बेताब नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने संगठन सर्जन की मुहिम को जमीनी स्तर पर मजबूती की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आए 338 जिला अध्यक्षों को बीजेपी से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही बैठक में जिला संगठन को सक्षम और आक्रामक बनाने का मंत्र भी दिया। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई। 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, वो सब यहां आए। लगभग 3 घंटे और अभी भी चल रही है। 3 घंटे से ऊपर 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केसी वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन, और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं, वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये 2 वे कम्युनिकेशन हुई, 2 तरफा कम्युनिकेशन हुई। न केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री राहुल गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री केसी वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों के भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो संदेश है कांग्रेस का
जो विचारधारा है कांग्रेस की और जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस लड़ाई को जिला कांग्रेस अध्यक्षों की माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से सड़क तक, हर घर तक ले जाने का काम वही कर सकते हैं। उसी माध्यम से ये संभव है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में आज अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर और पटना के धरना स्थल पर मुसलमानों के कड़े विरोध प्रदर्शनों ने कम से कम भाजपा के सहयोगी दलों में बेचैनी पैदा कर दी है। अब 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूंकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं, हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है जेपीसी के साथ मुलाकात की है, जेपीसी को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने जेपीसी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हमने जंतर मंतर में धरना दिया, हमने 26 तारीख को जो है पटना में धरना दिया, हम 29 तारीख को जो है वो विजयवाड़ा में धरना दे रहे हैं। जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर यह भी एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का कि आप काली पट्टी लगा कर आए। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है इस बिल के खिलाफ है। तो आप देखेंगे आज पूरे देश के अंदर हर जगह मुसलमान जुमे की नमाज में आएंगे काली पट्टी लगाकर। तो ये अपने विरोध को प्रकट करने का एक रास्ता है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। भाजपा द्वारा ईद के मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए सौगाते मोदी अभियान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस पहल को आड़े हाथों लेते हुए इसे सौगाते सत्ता करार दिया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। इसी को लेकर के अब उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया है। सही बात है, जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, ध्रुवीकरण एक तरफ फैलाते हैं और जैसे ही ईद आई तो उनको ये सौगाते मोदी दिया जा रहा है। और मैं पूछ रही हूँ सौगाते मोदी है क्या? ये टैक्स पेयर के पैसे से ये बांटा जा रहा है, टैक्स पेयर है जो वो दे रहे हैं और ना मोदी जी का हो रहा है। तो इस तरीके से जो काम और जो कर्म है, जो अंतर है, उसको उद्धव जी ने बयान किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया पर कविता पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कविता संबंधित आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, पुलिस से बुनियादी सुरक्षा की रक्षा करे। जस्टिस अभय ए ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि कविता कला और व्यंग जीवन को सार्थक बनाते हैं। कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरी है, विचारों का सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रताप गढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए
कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है, तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। साहब, आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज जब से फैसला हुआ उसके बाद आप हाउस में आए, तो इससे क्या आप? दरअसल हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और इसको बचाने की लड़ाई हम सबको लड़ना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि यही वो किताब है जिसने आज मुझे न्याय दिलाया है। तो मैं इस किताब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं इस चीज़ को इंश्योर करने की लड़ाई लड़ूंगा कि देश संविधान से चले। किसान आंदोलन में चर्चा का केंद्र रहने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन खत्म कर दिया। वो पिछले 4 महीने 11 दिन से भूख हड़ताल पर थे। इस बारे में आज पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। कोर्ट में बताया गया है कि किसान नेता डल्लेवाल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से MSP समेत विभिन्न उपायों की मांग को लेकर अनशन पर थे। डल्लेवाल की हालत पिछले करीब 2 महीने से नाजुक चल रही थी। यही वजह है कि किसान नेता उनसे अनशन खत्म करने की बात कह रहे थे। यार जड़े शरारती तत्व वाड़ के चोरियां कराइयां पंजाब सरकार ने, उन्हां खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुसीं जानदे हो जिवें एक MLA ते इल्जाम लगाए जा रहे भी जिवें शंभू बार्डर ते चोरी दे विच उहदा हत्थ हैगा वा, तां जवाबदेही देनी चाहिए। इहो जिहे MLA नूं करना की हैगा, स्पष्ट करन भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी पार्टी के प्रधान ने, केजरीवाल साहब स्पष्ट करन भी ये की कीता हैगा, कौन जिम्मेवार हैगा इस गल लई। बाकी जड़े अंदोलनां दा ऐलान 24 दी PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਜ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ खास करके धन्नवादियां, कोई गिला नहीं सानू लोकां दे। जिद्दां पुआधियां ने साडा सहयोग कीता लागे चागे दे पिंडां चाहे हरियाणा, ओहदा देन नहीं दे सके। इन्नियां साजिशां दे बावजूद, इन्नियां मुश्किलां दे बावजूद पुआध वाले साडे नाल खड़े रहे। और हुण भी उन्हां अगे निकल के दस्सिया भी यह असीं जदों किसानां नूं कुੱਟਣ दा विरोध करदे सी ते सानू पुलिस ने कुੱਟਿਆ और प्रैस 'ਚ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ भी किसानां ने कुੱਟਿਆ लोकल लोकां नूं। लोकल लोकां दा कल भी समर्थन सीगा, अज भी समर्थन हैगा साडे नाल। देखो असीं जेल दे विच इत्थे बहुत वड्डा हिस्सा सीगा, अज यही कोई भी गल नहीं होई जिहड़ी असीं परेशानी वाली। देखो जेल दे अंदर तुसीं वेखो ना खाना ठीक दा हुंदा, ना चाह ठीक दी हुंदी आ। असीं स्ट्रगल करके अपना खाना मंगवाया, जो स्केल बनता सी 400 रुपया पर हैड। असीं क्या सी मैन्यू कड्डो साडे सामने और एक्ट कड्डो जेल का, सानू उहदे मुताबिक सबको मुहैया करो। ते असीं लड़ के आपदी स्ट्रगल करके अंदर जांदे असीं डेयरी दे अगले बने स्टेज लाती सी सारे आगूआं ने भी असीं ना इहो जी कोई पोखर दाल पटियाले तां नहीं चली हैगी, बाकी चली होऊ। मेरी सुन लो, ठीक है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के बजट अनुमानों को लेकर हमला बोला। उन्होंने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेजों में आवंटित फंड के आंकड़े सदन पटल पर रखते हुए कहा कि बीजेपी की विपदा सरकार बजट पर भी जुमलेबाजी कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ हवा हवाई है। जुमलेबाजी शुरू कर दी है। 1 लाख करोड़ निराधार हवा हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है,
उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे, 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। दिल्ली विधानसभा में आज भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश कर सकते थे। उससे पहले ही दिल्ली के नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुस्तफाबाद से भाजपा विधायक ने स्पष्ट कहा है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव लाया गया है। 1998 से 2008 के बीच जब मैं विधायक था तब इस क्षेत्र का नाम कारवल नगर था। मुस्तफाबाद का नाम किसी धार्मिक गुरु के नाम पर नहीं रखा गया है। हाँ, निश्चित रूप से मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम चेंज करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव लाया गया। मैं 1998 से लेकर के 2008 तक इस क्षेत्र का विधायक था और विधायक रहने के बाद निश्चित रूप से इसका नाम उस समय में करावल नगर था। यहाँ पे मुस्तफ़ा नाम से एक प्रॉपर्टी डीलर था। ये कोई धार्मिक गुरु के नाम को चेंज करने का मसला या नाम को बदलने का नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने पहचान बनाने के लिए और साथ में राजनीतिक दल के लोगों ने 2008 में जब इस क्षेत्र का मैं किसी दूसरी विधानसभा में गया तो तुरंत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया। और आज सभी लोगों की, RWH के लोगों की, सभी धार्मिक संस्थाओं की, सबकी एक ही डिमांड है, मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदल करके शिव विहार कर दिया जाए। जनरल सिंह ने एक कंप्लेंट दे रहे हैं कि रोड पर नमाज नहीं चाहिए क्योंकि ईद भी है। ना, निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही होंगी वो बिल्कुल ठीक कही। वो इसलिए भी कही कि आने वाले लोगों को नमाज की वजह से परेशानी ना हो, रोड जाम ना हो जाए, कहीं किसी को हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह इस प्रकार का चलना हो तो उसमें रुकावट बाधा ना आए, ये मेरा मानना है। नवरात्रे आ रहे हैं सर और कहा जा रहा है कि मीट मच्छी की जो इलीगल दुकान है वो बंद होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इलीगल दुकान बंद करने में क्या है, यदि मंदिरों के पास हो, कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे हो तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी और अन्य आप विधायकों ने भाजपा की महिला समृद्धि योजना 2025 के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा, बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपये डाल दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए की राशि आ जाएगी। मोदी जी ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के फोन में मैसेज आएगा कि 2500 रुपए आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया और देश के सामने साबित हो गया कि मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी का झूठ अब दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं। मोदी जी का झूठ पूरा देश देख रहा है। जब इस सदन पे हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। जब हमारे विधायक ने पूछा कि 2500 रुपए आने की क्या तारीख है तो एक एक करके सभी सदस्यों को विधानसभा से पटल से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि 8 मार्च को पैसे नहीं दिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का इरादा है दिल्ली की महिलाओं को पैसे देने का। तो आज दिल्ली के सामने और देश के सामने ये साफ हो गया है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला। मोदी जी ने गारंटी के नाम पर जुमला दिया और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत की। यह आयोजन शहर के स्कूल मैदान में किया गया था, जहां बड़ी संख्या में किसानों की संख्या उमड़ी। इस दौरान टिकैत ने सरकार की कृषि नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि देश पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है, अब रोटी भी बाजार की वस्तु बनने जा रही है। राकेश टिकैत ने इस दौरान सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार कृषि सुधारों के नाम पर किसान हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि यदि किसान मजबूत रहेंगे तो ही सरकार झुकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियां बना रही है, जिससे किसान, मजदूर और आम जनता को नुकसान हो रहा है। महापंचायत के दौरान जब उनसे इतिहास से जुड़े बयानों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने औरंगजेब को आक्रांता करार देते हुए सवाल किया कि उसकी कब्र भारत में क्यों है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर उसकी कब्र को इतना दिखाना ही है तो उसे बीजेपी मुख्यालय में ले जाओ और वहीं से उसे दिखाओ। वहीं उन्होंने राणा सांगा को देश के इतिहास का एक महान योद्धा बताया और कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। टिकैत ने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान असल समस्याओं से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता वो सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने आज कहा है कि हम सब जानते हैं कि चारा घोटाला में बिहार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए लूट लिए गए। कोर्ट ने कहा था कि घोटाला हुआ है, सीबीआई ने तमाम सबूत पेश किए थे। इसके आधार पर कई लोगों को जेल हुई। जिन लोगों को जेल हुई उन पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले भी थे और उनकी कई संपत्तियां जब्त भी की गई हैं। कोई जानते हैं कि जो चारा घोटाला हुआ था, उस चारे घोटाले में बिहार के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई थी और उस वक्त तत्कालीन हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई थी कि बिहार में जंगल राज है और कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सीबीआई ने सारे आरोप साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और उसके आधार पे कई दर्जन लोगों को कारावास हुआ था और जिन लोगों को कारावास हुआ था उनके ऊपर भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का मामला था और बहुत सारे संपत्तियों को सीज भी किया गया था। तो निश्चित रूप से जो राशि बिहार के खजाने से लूट के लोगों ने अवैध संपत्ति बनाई थी, वह संपत्ति सरकार के पास वापस आए, इसका हर संभव प्रयास होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार इन मानसिकता से बाहर नहीं निकलता जो अपराधी भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर की लहर की कहर से बिहार में नरसंहार, हत्या, लूट, रेप और खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सम्मान की बात करके बिहार के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, बिहार जब तक इस मानसिकता से नहीं उभरेगा, जो अपराधी रहा है, भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार में नरसंहार, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और खुल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ऐसे मानसिकता के लोगों की सम्मान की बात करके बिहार के जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नजरअंदाज कर रहे बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। अरे बिहार का गौरव वो है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग, श्री बाबू जैसे समाज के प्रति समर्पित लोग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास के लिए समर्पित। लेकिन जिस व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने आर्थिक अपराधी घोषित किया, जेल के अंदर सजा काटा, उसके लिए भारत रत्न की मांग करने वाले लोग को बिहार के लिए एक गाली है और इस गाली से बिहार ही मुक्त होगा, इसको समाप्त करेगा। म्यांमार और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 थी। जानकारों का कहना है कि दोनों ही देशों में भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार को बताया जा रहा है। भूकंप की वजह से दोनों देशों में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। भूकंप के तेज झटके की वजह से बैंकॉक और म्यांमार के शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें नाव की तरह हिलने लगी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर भाग रहे हैं। भूकंप की वजह से बैंकॉक में गगनचुंबी इमारत के गिरने की भी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी वो भूकंप के झटके को सह नहीं सकी। इसी तरह कई और वीडियोज भूकंप के बाद वायरल हो रहे हैं, जिसमें भूकंप के बाद के दहशत को देखा जा सकता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार के साउदर्न कोस्ट के सागाई के पास था।
भूवैज्ञानिक सर्वे और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र ने कहा है कि दोपहर का भूकंप 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई पर था। इसी वजह से भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। कहा जा रहा है कि 7.7 की तीव्रता से 2 घंटे पहले भूकंप का एक छोटा सा झटका भी दोनों ही देशों में महसूस किया गया था। भूकंप की वजह से थाईलैंड और म्यांमार के पुलों से पानी बहने लगा। वहीं कई बिल्डिंग के नष्ट होने की बात कही गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए हुए निवासियों को घनी आबादी वाले सेंट्रल बैंकॉक में ऊंची इमारतों वाले कंडोमिनियम और होटलों की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा गया है। लोगों को हाथ से बचने के लिए सड़कों पर ही रहने के लिए कहा गया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।